बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। रफ़ा में इसराइल ने भयानक बमबारी की है। इस कत्लेआम की हालिया दिनों में मिसाल नहीं मिलती। कम से कम 45 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। इस तबाही इस कत्लेआम के बावजूद दुनिया आज भी सिर्फ बयानबाजी कर रही है, ज़बानी जमा खर्च कर रही है और किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि इसराइल को हमलों से रोके। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रफ़ा में इसराइल का हौलनाक कत्लेआम, बेघर फलस्तीनियों के टेंट्स पर बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी जाँ बहक, कई लोग जिंदा जल गए। हमास ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। रफ़ा कत्लेआम की दुनिया भर में मजम्मत। यूरोपीय यूनियन ने कहा इसराइल आईसीजे फैसले पर अमल करे। इसराइली फौजियों की इमारत पर अल-कुद्स ब्रिगेड का हमला। तेल अवीव और दूसरे शहरों में हमास के रॉकेटों की बारिश। अमेरिका की कई रियासतों में तूफान। टेक्सास, अरकानसास और ओक्लाहोमा में 18 हलाक, हजारों लोग बिजली से महरूम। तूफान रीमाल कमजोर पड़ गया। बांग्लादेश और बंगाल में तबाही। 21 घंटे बाद फ्लाइट्स बहाल। राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए पाकिस्तान की ताईद। तशवीश की बात है, तहकीकात होनी चाहिए। मोदी का एक और मुतनाज़ बयान। प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होगा। बैरूनी मुल्क से वीडियो जारी, माँ बाप से माफी मांगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात रफ़ा की। इसराइली फौज ने रफ़ा में बेघर फलस्तीनियों के टेंट्स को निशाना बनाकर नया हौलनाक कत्लेआम किया है, जिसके नतीजे में दर्जनों फलस्तीनी शहरी शहीद और जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस स्टाफ को भी हमले के बाद उस मकाम तक पहुंचने से रोका। मकामी सोर्सेस ने बताया कि इसराइली फौज के जंगी हवाई जहाजों ने बेघर लोगों के टेंट्स पर कम से कम 8 मिसाइल से बमबारी की, जिससे वहां पर आग लग गई। कई दूसरे मकामात को भी निशाना बनाया गया। सेंट्रल रफ़ा में एक पुलिस स्टेशन, एक कैंप, कई घरों और टेंट्स को निशाना बनाया गया। रफ़ा के ओहदेदारों ने बताया कि हालिया अरसे में इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की बर्बरियत की मिसाल नहीं मिलती। रफ़ा में ताज़ा बमबारी में कम से कम 45 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं, जिनमें ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। रफ़ा हमले की दुनिया भर में मजम्मत की जा रही है और सीज फायर की आवाजें बुलंद हो रही हैं। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी ने रफ़ा हमले को वहशतनाक बताया। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब इंसाफ की आलमी अदालत आईसीजे ने इसराइल को हुक्म दिया है कि रफ़ा में वो अपनी फौजी कार्रवाइयां बंद करे, जहां गाजा की आबादी का बड़ा हिस्सा पनाह लिए हुए है। सोशल मीडिया पर हमले के बाद की वहशतनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक की और दावा किया कि उसने हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाया और 2 सीनियर हमास मिलिटेंट्स को हलाक किया। इसराइली फौज ने कहा कि वो इन खबरों की तहकीकात कर रही है कि सिविलियंस को नुकसान पहुंचा है। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने रफ़ा का दौरा किया और वहां ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग हासिल की। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी ने रफ़ा में पनाह हासिल करने वाले खानदानों पर हमले की मजम्मत की। एजेंसी ने एक्स पर लिखा कि रफ़ा में हमलों की खबरें वहशतनाक हैं। बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, जिनमें बच्चे और औरतें शामिल हैं। एजेंसी ने बताया कि गाजा जमीन पर जहन्नुम बन गया है और गाजा से आने वाली तस्वीरें इस बात का सबूत हैं।
فلسطین کی ہیلتھ اینڈ ایمرجنسی سروس کے عہدیداروں نے حملے کی تفصیلات جاری کی۔ ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ رفح کے تل السلطان علاقے میں امدادی آپریشنز اب بھی جاری ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ حماس کے صفائے کے لیے رفح میں آپریشن ضروری ہے۔ اس دوران ساؤتھ غازہ میں مدد پہنچنے کے راستے بھی بند ہیں۔ کئی ملکوں اور اداروں نے رفح حملے کی مذمت کی ہے۔ فلسطینی صدر کے دفتر نے الزام لگایا کہ اسرائیل جان بوجھ کر سویلینز کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کی ایک کارروائی تمام عالمی قراردادوں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اسرائیل نے جان بوجھ کر بے گھر لوگوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سینئر حماس لیڈر سامی ابو زہری نے اس حملے کو قتل عام قرار دیا اور اس کے لیے امریکہ کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا جو اسرائیل کی پیسے سے، ہتھیاروں سے، ہر طرح سے مدد کر رہا ہے۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ کئی لوگ اپنے ٹینٹس کے اندر زندہ جل گئے۔ رفح کے کویت ہاسپٹل میں لوگوں نے بتایا کہ حملے کے بعد ٹینٹس پگھل گئے اور لوگوں کی لاشیں بھی پگھل گئیں۔ قطر نے اسے عالمی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ رفح حملے سے مصالحت کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے کہا کہ ان کا ملک ظالم بنجامن نتنیاہو کو جواب دہ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ رفح میں حملے فوری روکنے کے لیے عالمی عدالت کے حکم پر عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ سعودی عرب نے بھی حملے کی مذمت کی۔ یورپی ملکوں کی طرف سے بھی مذمتی بیانات سامنے آئے ہیں۔ اسپین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بے قصور فلسطینیوں کی ہلاکت کا ایک اور دن ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ حملہ ظالمانہ ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ حملے دنیا کی سب سے بڑی عدالت کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ اسرائیل کو آئی سی جے کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے۔ یورپی فارن منسٹرز نے اسرائیلی حملے کے بعد برسلز میں عرب وزیروں سے میٹنگ کی۔ اس موقع پر جرمن وزیر خارجہ اینالینا باربوک نے کہا کہ عالمی انسانی قانون سب کے لیے لاگو ہوتا ہے جن میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کا قتل کیا گیا اور انہیں زندہ جلایا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق سے متعلق خصوصی نمائندہ فرانسسکا البنیز نے اس کارروائی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے حملے کو وحشتناک بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوئی کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ برسلز میں اسپین اور آئرلینڈ کے وزیروں کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم خون خرابے کا ایک اور چکر دیکھ رہے ہیں۔ یہ انتہائی پستی کی بات ہے۔ ان تینوں ملکوں نے کہا کہ وہ اب فلسطینی ریاست کو تسلیم کر رہے ہیں۔ رفح حملے میں زندہ بچ جانے والے لوگوں نے وحشتناک کہانیاں سنائی ہیں۔ ایسے ایک شخص ماجد العطار نے کہا کہ انہوں نے اپنے 5 گھر والوں کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ہم ٹینٹس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بمباری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مرنے والوں میں حاملہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ محفوظ ہے، یہ جگہ محفوظ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے، ہر جگہ قتل عام ہو رہا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اس حملے میں 249 فلسطینی زخمی ہوئے اور 70 سے زیادہ لوگ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران جاں بحق ہوئے۔ وزارت نے کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں کم سے کم 36,050 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غزہ کے دوسرے مقامات پر بھی حملے کیے گئے جن میں نصیرات کیمپ شامل ہیں۔ جبالیہ میں بھی حملہ کیا گیا جہاں 12 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے اس دوران نارتھ غزہ کی ایک عمارت پر حملہ کیا جہاں پر اسرائیلی سپاہی جمع تھے۔ تنظیم نے اس حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا۔ لبنان میں اسرائیل نے ایک اور حملہ کیا۔ ساؤتھ لبنان کے بن جبیل علاقے میں ایک ہاسپٹل کے قریب موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اس کے 636 آفیسرز، فوجی اور ریزرو سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس مدت کے دوران 3601 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ اب نئے فوجیوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رفح پر اسرائیلی حملے کے دوران تل ابیب پر راکٹوں کی بارش ہوئی۔ تل ابیب کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں بھی حملے کیے گئے اور کئی شہروں میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں۔ ہلاکتوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ حماس نے 4 مہینوں میں پہلی بار تل ابیب میں ایسا بڑا حملہ کیا جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 7 مہینوں کے فوجی آپریشن کے باوجود حماس کی طاقت برقرار ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ منگل کو سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں بات چیت شروع ہونے والی ہے۔ حماس اور اسرائیل کے بیچ سمجھوتے کے کئی نکات یا نقطوں کے تعلق سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔
मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी रही। इसके अलावा यहूदी आबादकारों की सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। तो सऊदी अरब ने 2012 के बाद पहली बार सीरिया में अपने सफीर को मुकर्रर किया है। सऊदी न्यूज एजेंसी SPA ने बताया कि सीरिया में सऊदी अरब के नए सफीर फैसल अल मजफल होंगे। सऊदी अरब बहार के बाद सीरिया जंग के दौरान बशार अल असद हुकूमत के खिलाफ बागियों की मदद करता रहा है। जंग के शुरुआती दिनों में ही सीरिया को अरब लीग से निकाल दिया गया था, लेकिन हालिया अरसे में अरब मुल्क एक के बाद एक सीरिया से ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। अमेरिका की कई रियासतों में तूफान से तबाही आई है। सेंट्रल अमेरिका की रियासतें बुरी तरह मुतासर हैं। अब तक कम से कम 18 लोग हलाक होने की तस्दीक की गई है। तूफान की वजह से कई घर तबाह हुए और हजारों लोग बिजली के बगैर हैं। टेक्सास में 7, अरकानसास में 8, ओक्लाहोमा में 2 और केंटकी में 1 शख्स हलाक हुआ और दर्जनों लोग जख्मी हुए। अहदेदारों ने बताया कि कई रियासतों में तकरीबन 5 लाख लोग बिजली के बगैर हैं। टेक्सास के गवर्नर ने बताया कि 1/3 से ज्यादा काउंटीज में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। मुतासरा लोगों ने बताया कि 2 मिनट के अंदर उनकी दुनिया उलट पुलट हो गई। अब तूफान ईस्ट अमेरिका के साहिल की तरफ बढ़ रहा है। स्पेन के एक जजीरे मलोका में एक बार एंड रेस्टोरेंट के गिरने से 4 लोग हलाक हो गए। स्पेन की पुलिस ने बताया कि मरने वालों में 2 जर्मन औरतें शामिल हैं। इसके अलावा स्पेन की एक औरत और सेनेगल का एक मर्द भी हलाक हुए हैं। स्पेन की औरत क्लब में काम करती थी। इस हादसे में 16 लोग जख्मी हुए। समंदरी तूफान रीमाल कमजोर पड़ गया है। कल रात ये तूफान बांग्लादेश और बंगाल के साहिल से टकराया था। तूफान के असर में तेज बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं। बांग्लादेश में 8 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। वहां के मुतालिका वजीर मोहम्मद मोहिबुर रहमान ने ये बात बताई। बंगाल में भी तूफान रीमाल से तबाही हुई है। अलग अलग हादसों में 4 लोग हलाक हुए हैं। तूफान की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस मुतासर हुए, लेकिन 21 घंटे बाद फ्लाइट्स बहाल हुई। मौसम अहदेदारों ने बताया कि बारिश का सिलसिला कुछ और दिन जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक के बाद एक मुतनाज़िर बयान देते जा रहे हैं। लोकसभा इलेक्शंस के 7वें और आखिरी मरहले से पहले अब उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान की ताईद एक तशवीश की बात है और इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। हाल ही में पाकिस्तान के साबिक वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया था और उनकी तारीफ की थी। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में जब वोटिंग हो रही थी अरविंद केजरीवाल की भी तारीफ की थी। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर मोदी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम क्यों हमारे दुश्मन हमारे बाज लोगों को पसंद करते हैं। फवाद चौधरी का जवाब देते हुए केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि चौधरी साहब, मैं और हमारे मुल्क के लोग हमारे मसाइल हल करने के काबिल हैं। हमें आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान की हालत बुरी है, आप अपने मुल्क को संभालिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल करते हुए ख्वाहिश की है कि उनकी अबूरी जमानत की मुद्दत और 7 दिनों के लिए बढ़ाई जाए। केजरीवाल को शराब पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल को गिरफ्तारी के 50 दिन बाद 10 मई को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था ताकि वो पंजाब और दिल्ली में अपनी पार्टी के लिए मुहिम चला सकें। उन्हें 1 जून तक अबूरी जमानत दी गई। लोकसभा इलेक्शंस का आखिरी मरहला 1 जून को मुकर्रर है और 4 जून को वोटों की गिनती होने वाली है, जिस पर न सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। हासन का रुकन पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना सेक्स टेप स्कैंडल के सिलसिले में 31 मई को पूछताछ के लिए SIT में पेश होगा। रेवन्ना ने इस सिलसिले में एक वीडियो जारी किया है। हाल ही में वजारत खारजा ने रेवन्ना को शो कॉज नोटिस जारी की थी और उससे पूछा था कि क्यों ना उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल कर देना चाहिए। रेवन्ना ने अपने माँ बाप से माफी मांगी और कहा कि वो डिप्रेशन में है। जनता दल एस रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने माँ बाप, अपने दादा, अपने चचा, खानदान और पार्टी कारकुनों से माफी मांगता हूं। 26 अप्रैल को मेरे बाहर जाने से पहले इसकी मंसूबाबंदी की गई थी और मेरे खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मैंने बाहर के मुल्क में यूट्यूब चैनल देखा और इल्जामात के बारे में मुझे मालूम हुआ, जिसके बाद राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस लीडर्स ने मेरे खिलाफ बयान दिए, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूं। रेवन्ना ने कहा कि 31 तारीख को दिन के 10 बजे वो SIT में पेश होगा और तहकीकात में ताउन करेगा। उसने कहा कि वो कानून और सिस्टम पर भरोसा करता है।
तेलंगाना में इतवार को कई मकामात पर तेज बारिश हुई और हवाएं चली। बारिश से मुताल्लिक हादसात में रियासत में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई। दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे जिलों में बारिश से तबाही हुई। नागर कर्नूल जिले में 7 लोग हलाक हुए। हैदराबाद के अलग अलग मकामात पर 4 और मेदक में 2 लोग हलाक हुए। नागर कर्नूल, मेदक, रंगारेड्डी, मेरचिल, मलकाजगिरी और नलगुंडा में काफी तबाही हुई। मौसम ओहदेदारों ने कहा कि आने वाले बारिश के मौसम में मामूल की बारिश होगी। मौसम ओहदेदारों ने यह भी बताया कि 30 मई के बाद से गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट, 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट, इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रफा में इसराइल का हौलनाक कत्लेआम, बेघर फलस्तीनियों के टेंट्स पर बमबारी, दर्जनों फलस्तीनी जाम बख्श, कई लोग जिंदा जल गए। हमास ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने कहा जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। रफा कत्लेआम की दुनिया भर में मजम्मत। यूरोपीय यूनियन ने कहा इसराइल आईसीजे फैसले पर अमल करे। इसराइली फौजियों की इमारत पर अल-कुद्स ब्रिगेड का हमला। तेल अवीव और दूसरे शहरों में हमास के रॉकेटों की बारिश। अमेरिका की कई रियासतों में तूफान। टेक्सास, अरकानसास और ओक्लाहोमा में 18 हलाक, हजारों लोग बिजली से महरूम। तूफान रीमाल कमजोर पड़ गया। बांग्लादेश और बंगाल में तबाही। 21 घंटे बाद फ्लाइट्स बहाल। राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए पाकिस्तान की ताई तशवीश की बात है, तहकीकात होनी चाहिए। मोदी का एक और मुतनाज़ बयान। प्रज्वल रेवन्ना 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होगा। बैरूनी मुल्क से वीडियो जारी, मां बाप से माफी मांगी। ये थी आज की खबरें। फिर अफराद को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।